एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 11 सितंबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ह्यूमरस एकदम सही लिखा हुआ है, मतलब मजाकिया। नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग इसमें गलत है। नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECESSARY। यहाँ का ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का ई यहाँ पे आ जाएगा। नेसेसरी यानी जरूरी। इसके अलावा अपेरेंट यानी कि स्पष्ट तौर पे, जाहिर तौर पे, और डेफिनेट यानी कि निश्चित। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A small shop that sells fashionable clothes, यानी कि जो फैशनेबल क्लॉथ्स बेचता है तो उसे हम कहते हैं बुटीक। ये तो तुम्हें घुंगरू सेठ ने भी बताया है कि भाई ये बुटीक है, यहाँ लेडीज ड्रेस मिलता है, खोखे वोखे नहीं मिलते। स्टोर का मतलब होता है दुकान, भंडार किसी भी चीज का। टेलरिंग यानी कि जहाँ पे कपड़े सिलाने का काम, कपड़े सिलने का काम होता है। और कुचुरे जो है ये हाई लेवल के कपड़े बनाने का एक शैली होता है या व्यवसाय होता है एक सेंस में, जो उर्फी जावेद के कपड़े बनाता होगा। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन ईरर। द ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर। तो यहाँ पर जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि नीला एक सुंदर रंग है, तो इसलिए हम इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे, सीधे बोलेंगे ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर। इसलिए ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द नील इज द ब्लैंक रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी पूरे विश्व से तुलना हो रही है। इसके अलावा द भी लगा हुआ है, इट मीन्स दैट सुपरलेटिव का सेंस दे रहा है। तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट, कि नील सबसे लंबी नदी है दुनिया में। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन ईडर। टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर अगर हमें डांस को मॉडिफाई करना है तो हम एडवर्ब का यूज करेंगे। तो ब्यूटीफुली होना चाहिए, ना कि ब्यूटीफुल। टुनटुन और उसके दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छा नाचते हैं, तो ब्यूटीफुली होना चाहिए, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी। इट्स लाइक ब्लैंक, यानी अगर तुम अपना सारा बचत एक ही कंपनी में निवेश कर देते हो तो ये बहुत जोखिम भरा है। तो इसके लिए कौन सा इडियम हम यूज करते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपनी सारी जो संपत्ति, उम्मीदें या प्रयास जो भी है वो सब एक ही जगह पे लगा देना, एक ही चीज पर लगा देना जो कि जोखिम भरा है। इसके अलावा गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, यानी बुरी तरह असफल होना। बाइटिंग द बुलेट, यानी किसी कठिन स्थिति को साहस पूर्वक स्वीकार करना या उससे फाइट करना। ब्रेकिंग अ लेग, ये शुभकामनाएं देने के लिए हम यूज करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए हम बोलते हैं ब्रेकिंग अ लेग। Select the option that can be used as a one-word substitute for the underlined group of words. Sometimes we have to accept replacing something with something else if we want to move forward. तो इसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं हम वो होगा चेंज। किसी चीज को किसी और चीज में बदलना, इट मीन्स दैट उसमें चेंज करना, उसमें बदलाव करना, परिवर्तन लाना। इसके अलावा इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, इन्वेजन यानी कि आक्रमण, और इन्वेंशन यानी आविष्कार। Select the most appropriate antonym of the given word. Disheveled. Disheveled का मतलब होता है बिखरा हुआ, अव्यवस्थित। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, व्यवस्थित। इसके अलावा असर्टिव का मतलब हो गया मुखर। टेंटेड का मतलब हो गया दूषित या कलंकित, और रिजिड का मतलब हो गया कठोर। Select the most appropriate option to fill in the blank. I blank to many countries to find the source of true happiness. तो उसने बहुत कंट्रीज में क्या किया होगा? ट्रेवल किया होगा। तो उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है TRAVELLED, ट्रेवल्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से अबहॉरेंट एकदम सही लिखा हुआ है। अबहॉरेंट का मतलब होता है घिनौना, नफरत के काबिल। जगलरी, जगलरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जगलरी की स्पेलिंग होती है GUJUGGLERY। जगलर मतलब होता है जादूगर या फिर बाजीगर। इसके अलावा जेस्चर मतलब होता है इशारा या हाव भाव, और मैग्निफिसेंस मतलब उसकी शान, उसकी भव्यता। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इररिस्पेक्टिव ऑफ द chaos इन द क्लासरूम, आवर क्लास टीचर स्टेज कूल एज अ ककम्बर, यानी खीरे की तरह ठंडा। तो कूल एज अ ककम्बर जो इडियम है इसका मतलब होता है एकदम शांत रहना। हो जाएगा स्टेज काम एंड कंपोज्ड, यानी शांत और संयमित रहना।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, जोखिम, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इन चारों में से एक्सीडेंट। हालांकि एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट क्या होता है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यानी कि खतरा या फिर जोखिम, इस तरह से हम इसको तालमेल बिठा सकते हैं। इसके अलावा मार्गल का मतलब होता है अजूबा, मिरेकल यानी चमत्कार, और अर्डेंट का मतलब होता है उत्साह। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज अ स्मग एंड वेरी ब्लैंक पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। तो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इन चारों में से अगर बोलना हो तो इगोइस्टिक कह सकते हैं। इगोइस्टिक यानी कि बहुत ज्यादा सेल्फ केंद्रित है वो, यानी कि अहंकारी टाइप का, स्वार्थी टाइप का आदमी। तो इसके लिए हम इगोइस्टिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट होता है आगजनी करने वाला। आगजनी इन द सेंस कि वो जानबूझकर आग वगैरह लगा देता हो किसी की संपत्ति वगैरह में। इसके अलावा डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब होता है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट कम हो, आत्मविश्वासी ना हो। हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र। Select the word segment which substitutes the bracketed word correctly and completes the sentence meaningfully. I'm here since 1981. तो देखो, जब यहाँ पर टाइम दे दिया है since 1981, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो जाएगा I have been here since 1981. Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. You shall repent it tomorrow for your misdeeds. तो देखो, you के साथ पहली बात हम shall का यूज करते नहीं है, will का यूज करते हैं। और अगर हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं तो हम V3 का नहीं बल्कि V1 का यूज करते हैं। होना चाहिए you will repent tomorrow for your misdeeds। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। shall repented के जगह will repent होना चाहिए। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. She think Alex is abandoning her. तो अगर वो सोच रही है, वो सोचती है, इट मीन्स दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हम शी के साथ थिंक्स लिखेंगे ना कि थिंक। इसलिए तुम इसे थिंक्स से सब्सटीट्यूट कर दोगे। शी थिंक्स एलेक्स इज अबैंडनिंग हर, यानी एलेक्स उसको छोड़ रहा है। Select the most appropriate segment that can substitute the bracketed word in the following sentence. The bridge that connecting the two valleys across the Brahmaputra river has recently been constructed in Arunachal Pradesh. यहाँ पे बोल रहा है कि वो ब्रिज जो कि दोनों घाटियों को जोड़ता है, तो जोड़ता है, इट मीन्स दैट एक जनरल सेंस में बात बोली जा रही है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो द ब्रिज दैट कनेक्ट्स होगा, ना कि कनेक्टिंग। तो कनेक्ट से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसे कि द ब्रिज दैट connects the two valleys across the Brahmaputra river. Select the most appropriate idiom to fill in the blanks. Naina has 6 children and I always blank with their names. तो अगर नैना के 6 बच्चे हैं तो मैं हमेशा उनके नामों से क्या हो जाती हूँ, तो मतलब भ्रमित हो जाती हूँ एक तरह से। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं गेट मिक्स्ड अप। गेट मिक्स्ड अप का मतलब उस चीजों को आपस में मिला देना, यानी कि भ्रमित हो जाना कि कौन किसका क्या नाम है। इसके अलावा गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट अवे क्लीन यानी सजा से बच निकलना, और गेट कोल्ड फिट यानी डर जाना, डर के पीछे हट जाना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग हर वेडिंग मारिया वांट्स ब्लैक, यानी जब बात उसके शादी की तैयारी में आती है तो मारिया क्या चाहती है। तो इनमें से तुम्हारा जो करेक्ट इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा द होल 9 yards। द होल 9 yards का मतलब होता है सब कुछ, पूरी तरह से, यानी जितनी चीजें हो सकती है उसको सब कुछ चाहिए। तो मारिया वांट्स द होल 9 yards। इसके अलावा डाउन फॉर द काउंट मतलब होता है हार मान लेना। और ब्लैक शिप, और ब्लैक शिप बोलते हैं कि जब किसी एक परिवार या फिर किसी एक समूह में जो बुरा सदस्य है, जिस वजह से पूरा परिवार है या पूरा जो समूह है वो कलंकित फील करता हो कि ये इस खानदान के नाम पे कलंक है, उसको बोला जाता है अ ब्लैक शिप। द होल 15 miles, ये कोई मुहावरा है ही नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी माई साइड थ्रू ब्लैंक एंड थिन। तो देखो, एक इडियम होता है थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो या बुरा। यानी कि वो बोल रहा है कि आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मैं अपने अच्छे दोस्त पे भरोसा कर सकता हूं कि वो मेरे हर परिस्थिति में साथ देगा। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 and 5। चलो अब बनाया जाए। I don't know how the party ended. I do not want to know. I went blank upstairs and undressed and blank into bed. तो वो
देखो वो बोल रहा है कि मुझे ना तो पता है कि पार्टी कैसे खत्म हुई और ना ही मुझे जानना है। आई वेंट ब्लैंक अपस्टेयर्स एंड अनरेस्ट, क्या हो जाएगा? आई वेंट ओवर थ्रू अराउंड या स्ट्रेट। तो देखो ओवर थ्रू अराउंड ये तीनों जो प्रीपोजिशन है और तीनों में से कोई भी यहाँ पर सुटेबल बैठ नहीं रहा है, तो हम यूज करेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट को अगर यहाँ पर हम बिठाए तो इसका मतलब होता है कि वो सीधे अपस्टेयर्स गया, यानी वो सीधे छत पर गया बिना किसी रुकावट के, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेट यूज करेंगे। आई वेंट स्ट्रेट अपस्टेयर्स एंड अनड्रेस्ड, यानी फिर कपड़े उतारे, एंड ब्लैंक इनटू बेड एंड ले देयर इन द बर्निंग डार्क व्हाइल द लास्ट गेस्ट गरगल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड ब्लैंक इनटू बेड, तो बेड पे वो बेड के अंदर वो क्या कर सकता है? तो ब्नॉट, लर्ज्ड, पीप्ड या क्रॉल। तो देखो ब्नॉट का मतलब होता है किसी को मतलब परेशान करना, या फिर अगर हम चूहे के सेंस में बात करें तो कुतरना, तो चूहा तो है नहीं कि वो कुतरेगा। लर्ज्ड, लर्ज्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, ये भी नहीं होगा। पीप्ड, पीप्ड मतलब होता है झांका, तो बेड के अंदर वो क्यों झांकेगा? क्रॉल, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। क्रॉल यानी कि वो रेंग कर बिस्तर में घुस गया। मान लो कि वो थका हुआ होगा, क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहता कि किस तरह से पार्टी खत्म हुई, तो क्या हुआ? वो सीधे छत पे गया और उसके बाद कपड़े उतारे और रेंगते हुए बिस्तर में घुस गया। यहाँ पे क्रॉल्ड एकदम करेक्ट सेंस देता है, यहाँ पे क्रॉल्ड हो जाएगा। क्रॉल्ड इनटू बेड एंड ले देयर इन द बर्निंग डार्क व्हाइल द लास्ट गेस्ट गरगल्ड इन द हॉल बिलो about the wonderful evening she had spent. I lay there blank the front door shut after her. मैं वहां लेटा हुआ था और क्या हुआ? फ्रंट डोर शट आफ्टर, यानी कि उसके सामने जो है वो जो डोर था वो बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? स्टिल, टूवर्ड, वाइल या डाउन। यहाँ सबसे करेक्ट लगता है वाइल, यानी कि मैं लेटा हुआ था और तभी, यहाँ पे वाइल हम तब यूज करते हैं जब दो समानांतर क्रियाएं चल रही हो, तो उसके लिए हम वाइल यूज करेंगे कि जब मैं सोया हुआ था तभी वो दरवाजा बंद हुआ। And Lavinia's steps came up the stairs and passed the door to the guest room beyond, यानी कि गेस्ट रूम के बियॉन्ड से जो है उसके पास से जो है उसको जब सुनाई दिया कि ये जो है छत पे आई, या फिर उसके कारण गेस्ट रूम के पास से गए। एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज, यानी कि ये जो है एक मेटाफोरिकली बोला जा रहा है। इट मीन्स दैट तुम्हें एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक जो बोला जा रहा है उसका वो मतलब नहीं है। जैसे क्या बोला है? एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज, यानी मेटाफोरिकली बोल रहा है। मेटाफोरिक मतलब समझते हो ना कि ये जो बोला जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बोल रहा है कि आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज ब्लाइंड, यानी कि ऐसा लगा कि अ कपल ऑफ सेंचुरी यानी कुछ सदियां जो है वो क्या हो गई, तो इलैप्स्ड। इलैप्स्ड का मतलब होता है कि बीत गई, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सदियां या फिर कई लंबी सदियां जो है वो गुजर गई या बीत गई। इसके अलावा क्रस्ट का मतलब हो गया पार करना, एरोडेड का मतलब नष्ट होना, और परसिस्टेड का मतलब बने रहना या लगे रहना। तो यहाँ पर इलैप्स्ड एकदम करेक्ट सेंस देता है। मेटाफोरिकली बोला जा रहा है कि कई सदियां बीत गई। द क्लॉक स्ट्रक 3 एंड आई ब्लैंक टू स्लीप, तो घड़ी जो है उसमें भी 3 बज गए और मैं क्या था? तो मैं सो गया था। तो क्या हो जाएगा? डॉज्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ, टुक ऑफ या पुट ऑफ। तो डॉज्ड ऑफ का यूज हम करते हैं झपकी लेने के लिए, तो यहाँ पर वो बोल भी रहा है कि डॉज्ड ऑफ टू स्लीप बोल ही रहा है, तो वो झपकी लेकर सो गया या फिर मैं सीधा सो गया, इसके लिए वो बोल रहा है डॉज्ड ऑफ, यानी आखिरकार वो सो गया, इसलिए यहाँ पे डॉज्ड ऑफ का यूज करेंगे। इसके अलावा कॉल्ड ऑफ मतलब होता है रद्द कर देना। टुक ऑफ मेनली हम जैसे कपड़े वगैरह उतारने के लिए हम यूज करते हैं टुक ऑफ, या फिर प्लेन जब टेक ऑफ करता है तब उसके लिए बोलते हैं टेक ऑफ, उड़ान भरी। पुट ऑफ मतलब किसी चीज को टाल देना। यहाँ पे डॉज्ड ऑफ एकदम करेक्ट सेंस देता है। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।